हम तो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। अगले ही पल मैं यारा को लेकर वापस कोर्टयार्ड में पहुंच जाता हूं और वहां एम्बर काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है। यारा उसे देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों घुटनों पर बैठ जाती है। मास्टर, कृपया अपने स्टूडेंट का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सेलेस्टियल रियलम में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके अंदर ताकतवर बनने की आग और भी ज्यादा भड़क चुकी थी, जिस पर एम्बर जल्दी से उसे उठाती है। हाँ हाँ हाँ, उठो, जल्दी उठो। फिर मैं एम्बर के पीछे पहुंचकर उसके कंधे पर जोर से हाथ रखता हूं। एम्बर, आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अच्छी तरह सिखाना। अगर इसकी प्रोग्रेस अच्छी रही तो मैं तुम्हें शानदार रिवॉर्ड दूंगा। यह सुनते ही एम्बर की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे ये किसी रिवॉर्ड से ज्यादा वार्निंग लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रॉस्ट ये सब देख रही होती है और गुस्से में उसके दांत तक पीसने लगते हैं। एम्बर से बात खत्म करने के बाद मैं यारा को अकेले एक छोटे ग्रोव में ले जाता हूँ। तुम्हारी कल्टीवेशन अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड एम्परर रेल्म से नीचे की किसी भी कल्टीवेशन को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। करीब 15 मिनट बाद मैं सफलतापूर्वक यारा की कल्टीवेशन को डिमोनिक टेक्निक में बदल देता हूँ। ठीक है, अब सब हो चुका है, इस जगह को अपना घर समझो। अगर कोई ऐसी परेशानी आए जिसे तुम हैंडल न कर सको तो सीधे मेरे पास आना। यह सुनते ही यारा की आंखों में एक अजीब सी भावना उभरती है, जिसका नाम वह खुद भी नहीं जानती। मैं उसे नोटिस कर लेता हूँ और तुरंत गला साफ करता हूँ। खैर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। थोड़ा समय लो और इस बदलाव की आदत डालो। यह कहकर मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता हूँ, जिस पर यारा का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। लेकिन तभी उसे नोक्स का सोल मैसेज मिलता है। वह कुछ पल हिचकिचाती है, फिर आखिरकार जवाब दे देती है। यारा, तुमने आखिर जवाब दे ही दिया। मैं पागल हो रहा था, मुझे डर था कि कहीं तुमने कोई बेवकूफी न कर ली हो। यह सुनकर यारा के दिल में गर्माहट फैल जाती है। मैं ठीक हूँ, केन मुझे वापस लेकर आया, उसने मेरी कल्चरेशन भी कन्वर्ट कर दी। जिस पर नोक्स पूरी तरह स्टन रह जाता है। यारा, तुम्हारी कल्चरेशन सेक्रेड किंग रियलम की है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम मजाक कर रही हो। लेकिन यारा तुरंत जवाब देती है, नॉक्स, मैं जो कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच है। फिर वह धीरे से कहती है, तुम्हारी केन के बारे में सोच शुरू से गलत थी, वह सच में एक अच्छा इंसान है। यह सुनते ही नॉक्स पूरी तरह चुप हो जाता है। यारा समझ जाती है कि नॉक्स अभी भी उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। जिस पर वह कहती है, नॉक्स, अगर तुम वादा करो कि जो बात मैं बताने वाली हूँ वह सेराफीन को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगी जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसी कौन सी बात है जो सेराफीन को नहीं बता सकता? जिस पर यारा झुंझलाकर कहती है, सवाल पूछना बंद करो और हेवेंस ओथ खाओ। फिर वह आगे कहती है, कहो, अगर मैंने सेराफीन को बता दिया तो मुझे जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार है उसका दिल मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। यह सुनकर नॉक्स पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। यारा, तुम सीरियस हो? ऐसी और कोई मजाक नहीं होती? जिस पर यारा सीधे पूछती है, सीधी बात, ओथ खाओगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो मैं तुमसे बात करना बंद कर रही हूँ। नॉक्स कुछ पल हिचकिचाता है, फिर दांत भींचकर हेवेंस ओथ खा लेता है। लो, अब खुश हो? जिस पर यारा गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, केन असल में वही इंसान है जिसे तुम इतने सालों से आइडल मानते आए हो। कुछ पल रुककर वह कहती है, हाँ, वही इटर्नल नाइट डीमन एम्परर है। यह सुनते ही नॉक्स तुरंत सोल मैसेज जेड में चिल्ला पड़ता है, यारा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर यारा जवाब देती है, नॉक्स, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? फिर वह आगे कहती है, और जरा सोचो, क्या तुम्हें सेलेस्टियल रियलम में मेरी स्वॉर्ड अजीब नहीं लगी थी? एक टॉप ग्रेड ब्लेड, आखिर वह कहां से आई? क्या तुमने सेलेस्टियल रियलम में कभी वैसा वेपन देखा है? और फिर भी मोची और एलरा के लिए उस लेवल के वेपन्स सिर्फ खिलौने हैं। यह सुनकर नॉक्स पछतावे से भर जाता है। अगले ही पल वह खुद के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। यारा, क्या केन के मन में अभी भी मेरे लिए कोई अच्छी भावना बची है? फिर वह घबराकर पूछता है, मेरा मतलब, क्या अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है? जिस पर यारा हल्का सा मुस्कुराती है, ठीक है, कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कर दूंगी। सच में? थैंक यू यारा। फिर नॉक्स उत्साह से बोल पड़ता है, तुम सच में मेरी फेवरेट हो, लव यू। यह सुनकर यारा ऑकवर्ड तरीके से हंस देती है। जब नॉक्स लगातार बकवास नहीं करता तब वह इतना बुरा भी नहीं लगता। इसके बाद नॉक्स सावधानी से एक और सवाल पूछता है, यारा, होल वहां कैसा है? वह और केन तो काफी पुराने दोस्त हैं, अभी तो उसकी जिंदगी मजे में चल रही होगी। जिस पर यारा जवाब देती है, होल, केन की मदद से उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन फोर्जिंग रूम मिलने वाला है और ऊपर से डीमन रियलम का नंबर 1 फोर्जर खुद उसे अपनी सारी टेक्निक्स सिखा रहा है। यह सुनते ही नॉक्स की आंखें चमक उठती हैं। उसकी तो जिंदगी बन गई। लेकिन अगले ही पल वह बोल पड़ता है, नहीं यारा, मैं अभी जाकर सेराफीन को बताता हूँ, मैं भी वहां आना चाहता हूँ। जिस पर यारा तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, अभी समय सही नहीं है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है, और एक और वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ। सिल्वारा से सावधान रहना और रेन की रक्षा करना। मुझे उसकी हर चाल बहुत कैलकुलेटेड लगती है। मैं यहाँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रांग बनूंगी, फिर वापस आऊंगी। जिस पर नॉक्स गंभीरता से सिर हिलाता है, समझ गया, मैं रेन और अपना ध्यान रखूंगा। अच्छा है, अभी के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही यारा सोल मैसेज खत्म कर देती है। अगली सुबह क्रेग मुझे ढूंढता हुआ आता है और एक ब्लूप्रिंट मेरी तरफ बढ़ा देता है। देखो, इसमें जो कुछ भी है वह स्काईफॉल डिवाइन गोल्ड से फौज किया जा सकता है। इनमें से 10 चुन लो। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ, 10? इतने सारे? जिस पर क्रेग कहता है, अगर आर्मर छोड़ दें तो इससे भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ, आर्मर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एलआरए के लिए भी एक पूरा सेट चाहिए। इसके बाद मैं ब्लूप्रिंट ध्यान से देखना शुरू करता हूँ।
जब मैं सब कुछ देख लेता हूँ तब क्रेग की तरफ देखकर पूछता हूँ, इस समय डीमन रियलम में किस फैक्शंस के पास टाइम टाइप ट्रेजर है? मैं बच्चों के लिए एक लेना चाहता हूँ। क्रेग तुरंत समझ जाता है मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद मेरे पास होगा? फिर वो आगे कहता है, क्या मैंने उस समय तुम्हें टाइम एक्सेलरेशन ट्रेजर नहीं दिया था जो सामान्य समय से 100 गुना तेज चलता था? मैं सिर हिलाता हूँ, जिस पर क्रेग आह भरता है। जब मैंने डीमन एम्पर पैलेस छोड़ा था तब वह अपने स्टूडेंट को दे दिया था, तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। वह कुछ पल सोचता है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। हालांकि हाल ही में मैंने डीमन विलो एकेडमी के लिए एक खास टाइम ट्रेजर बनाया था, लगभग वैसा ही जैसा मैंने पहले तुम्हारे लिए बनाया था। लेकिन सुना है कि अगर उसे एकेडमी के सीक्रेट रिलिक डीमन फ्लो ब्रांच के साथ इस्तेमाल किया जाए तो टाइम एक्सेलरेशन 300 गुना तक पहुंच जाता है। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। इंटरेस्टिंग। फिर मैं सिर हिलाता हूँ। अफसोस, लगता है कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। इसके बाद मैं जेफर की तरफ मुड़ता हूँ। जेफर, मुझे याद है तुमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को डीमन विलो एकेडमी भेजा था। अब तक तो वे काफी अच्छा कर रहे होंगे। फिर मैं आगे कहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दोनों बेटियों को भी कुछ समय के लिए वहां भेज दूं, उन्हें अपने लेवल के लोगों के बीच रहने दो। तुम्हें क्या लगता है? जिस पर जेफर तुरंत समझ जाता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तुम्हें पिछले वाले जीनियस स्टूडेंट की याद आ रही है ना, जिसे तुमने पूरी तरह आइसोलेशन में बड़ा किया था। आखिर में वो बेहद पावरफुल तो बन गया, लेकिन ठंडा, दूर और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। फिर वह सिर हिलाता है। तुम सही सोच रहे हो। डेमन विलो एकेडमी उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। डेमन रियलम के उन खूनी ट्रेनिंग जोन्स जैसी नहीं। ये ग्रो करने के लिए शानदार एनवायरनमेंट है। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है, मेरी एकेडमी हेड से मुलाकात करवाओ। यह सुनते ही जेफर की आंखों में चालाकी चमकने लगती है। कितना अच्छा संयोग है, वह बूढ़ा आज रात ही एकेडमी लौट रहा है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे घेर लें। कुछ पल रुककर वह खांसता है, मेरा मतलब उससे मिलने चलें। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दोनों बूढ़े लोमड़ियों के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसी मुस्कान आ जाती है। प्लान तय होने के बाद मैं एम्बर के पास जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह डीमन विलो एकेडमी तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन अरे तैयार करे, ताकि बच्चों का आना जाना आसान हो जाए। उसी शाम मैं और जेफर चुपचाप डीमन विलो एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जिस पर जेफर एक सोल मैसेज जेड निकालता है। सॉल, तुम्हारा मास्टर आ गया है, बाहर आकर रास्ता दिखाओ। करीब 2.5 मिनट बाद एक मिडिल एज्ड आदमी जल्दी जल्दी हमारी तरफ आता है। उसका नाम सॉल होता है और वह डीमन विलो एकेडमी का 2 स्टार इंस्ट्रक्टर होता है। मास्टर, आप आखिरकार आ गए। जिस पर जेफर तुरंत पूछता है, क्या वह बूढ़ा जल्दी लौट आया? अभी नहीं, लेकिन ज्यादा देर नहीं होगी, तो रास्ता दिखाओ। फिर जेफर शरारती मुस्कान के साथ कहता है, आज रात मैं उससे पूरा हिसाब बराबर करूंगा, क्योंकि हर बार जब वह अकेले आता था वह जिद्दी बूढ़ा हमेशा उस पर भारी पड़ जाता था। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि इस बार उसके साथ मैं था और जेफर को पूरा भरोसा था कि इस बार वह बूढ़ा नहीं टिक पाएगा। जिस पर सॉल हमें चुपचाप एकेडमी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन उसी समय डीमन विलो एकेडमी की स्क्रिप्चर टावर के अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक आंखें खोल देता है। यह वेक्स होता है, डीमन विलो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल। बिना समय गंवाए वह सोल मैसेज जेड निकालता है। माय लॉर्ड, मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे। वह जेफर के साथ डीमन विलो एकेडमी में दिखाई दिया है। जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत अच्छा, तुम्हें इनाम मिलेगा। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि सोलिटरी डीमन एम्परर होता है, वह शासक जो अब डीमन रियलम पर राज कर रहा था। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में ठंडक भर जाती है। मास्टर, आप उस समय कितने निर्दयी थे, सिर्फ एक लेटर छोड़कर गायब हो गए। क्या आपको अंदाजा है कि मैंने ये साल कैसे बिताए हैं? फिर उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। बस इंतजार कीजिए, मेरी ताकत अब 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ डीमन विलो एकेडमी के एक कमरे में जेफर और एक सफेद बालों वाला एल्डर आमने सामने बैठे होते हैं। यह लूना होती है, डीमन विलो एकेडमी की हेड। जिस पर लूना ठंडी आवाज में कहती है, जेफर, ये मत सोचना कि इस बार उसे साथ लाने से मैं डर जाऊंगी या तुम्हारी बेवकूफी भरी मांगे मान लूंगी। जेफर मुस्कुराता है, इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं आया, वह आया है। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं मैं आगे बढ़ता हूँ। लूना, चूंकि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, इसलिए बात छोटी रखता हूँ। पहली बात, कल से मेरी बेटी डीमन विलो एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। दूसरी बात, उसे डीमन फ्लो ब्रांच और उसके टाइम टाइप ट्रेजर का बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अगर तुम दोनों शर्तें मान लो तो बदले में मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा। यह सुनते ही लूना पूरी तरह स्टंट रह जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी भी है, और उससे भी ज्यादा ऐसी मांगों की। कुछ पल बाद वह खुद को संभालती है और सिर हिला देती है। कल से नामुमकिन। अगला एनरोलमेंट असेसमेंट 3 साल बाद होगा। असेसमेंट पास कर ले, फिर वह यहाँ ट्रेनिंग कर सकती है। और जहां तक दूसरी शर्त का सवाल है, बिल्कुल नहीं। डेमन फ्लो ब्रांच इस एकेडमी का सेक्रेट रिलिक है, उसे किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता। यह सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। जेफर का मुंह तक खुला रह जाता है। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ी लोमड़ी हर किसी के साथ इतनी सख्त होगी। लूना, जरा सा भी समझौता नहीं? जिस पर लूना बिना झिझक जवाब देती है, रूल्स रूल्स होते हैं, तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। बाहर से वह जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही घबराई हुई थी। लेकिन जिस चीज की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह अगले ही पल होता है। मैं अचानक कहता हूँ, ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम वापस चलते हैं। वैसे भी मेरी बेटी शायद मुझे मिस कर रही होगी। यह सुनकर लूना पलकें झपकाती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता इटर्नल नाइट डीमन एम्परर इतना आसानी से मान गया। लेकिन अगले ही पल उसे जेफर की बड़बड़ाहट सुनाई देती है। हम सच में ऐसे ही जा रहे हैं? मुझसे तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा।
क्यों ना पहले इसकी पिटाई कर दें फिर निकलें। अगर इसे रूल्स से इतना प्यार है तो पिटने के बाद भी इसके रूल्स नहीं बदलेंगे। जिस पर मेरे होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगती है, जिस पर मैं कहता हूँ लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। ये चीज तब से फ्लो ग्राउंड्स पर नजर लगाए हुए है जब मैंने पहली बार इस एकेडमी में कदम रखा था। अगर मैं इसे चुपचाप आजाद कर दूं तो उसके पास इसे संभालने की ताकत नहीं होगी, फिर उसके पास मेरे पास आकर मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर वह ऐसा नहीं भी करता तो रूल्स भले ही सख्त हों लेकिन लोग हमेशा सख्त नहीं होते। जिस पर लूना की नजर तुरंत उस धड़कते हुए एनर्जी मास पर टिक जाती है जो एक बेहद डरावना ऑरा छोड़ रहा होता है। उसका अनुभवी चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है क्योंकि उस एनर्जी मास के अंदर से उसे एक ऐसी भूखी और सब कुछ निगल जाने वाली इच्छा फील होती है जो बेहद खतरनाक लग रही होती है। जिस पर जेफर जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, तो फिर चलें, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर लूना समझ जाती है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। जिस पर वह जल्दी से गला साफ करते हुए कहती है, रुको तुम दोनों, मैं सोच रही थी कुछ रूल्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हालांकि उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिस पर मैं और जेफर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये बूढ़ी लोमड़ी काफी जल्दी बात समझ गई। इसके बाद मैं एनर्जी मास को वापस रख देता हूं और कहता हूं, तो फिर बताइए रूल्स को फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जा सकता है। जिस पर लूना अपना हाथ उठाती है और उसकी हथेली में एक खुरदुरा काले रंग का मेटल पीस दिखाई देता है। फिर वह कहती है, मैं इस बार खास तौर पर इसे हेल पिट में ले जाने के लिए वापस आई हूं। इसे लगभग 30 मीटर नीचे तक ले जाना होता है जहां मौजूद प्रेडेटर्स इसे टेम्पर करते रहते हैं। यह कहते हुए उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। चूंकि तुम वापस आ गए हो तो इस ट्रेजर को जितना गहरा हो सके लेकर जाओ और वहां पूरे 1 घंटे तक रुको। सबसे अच्छा तो यह होगा कि तब तक रुको जब तक इसके ऊपर बने मार्किंग्स गोल्डन कलर के ना हो जाएं। यह सुनकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता हूं। मेरे लिए अभी यह बच्चों का खेल है, लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ से वह मेटल लेने के लिए आगे बढ़ता हूं, लूना अचानक उसे पीछे खींच लेती है। रुको, जिस दूसरी कंडीशन का तुमने जिक्र किया था उसमें एक समस्या है। इस ट्रेजर के कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए काफी रिसोर्सेज लगते हैं। शैडो विलो एकेडमी से यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वह सारा खर्च खुद उठाए। यह सुनकर जेफर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि इटर्नल नाइट डीमन एम्परर कुछ रिसोर्सेज भी नहीं दे सकता? जिस पर मैं अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता हूं, फिलहाल तो सच में नहीं दे सकता। मेरे डीमन क्रिस्टल्स का पूरा स्टॉक जल चुका है। फिर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जेफर, इतने सालों में तुमने काफी डीमन क्रिस्टल्स जमा किए होंगे, है ना? यह सुनते ही जेफर सीधे अपने ही मुंह पर मुक्का मार लेता है। इसके 1 घंटे बाद लूना का दिया हुआ काम पूरा करके मैं कोर्टयार्ड में वापस लौटता हूँ। एलआरए मोची, डैड वापस आ गया। मेरे मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि सभी लोग बाहर दौड़ते हुए आ जाते हैं। जिस पर एलआरए सबसे पहले मेरी तरफ भागती है। डैड कैसा रहा? अब तक एलआरए को पता चल चुका होता है कि शैडो विलो एकेडमी के पास डीमन रियलम का सबसे शक्तिशाली टाइम ट्रेजर है और वह ग्रैंड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्साइटमेंट से खुद को मुश्किल से रोक पा रही होती है। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अब तुम सब डीमन रियलम की सबसे बेहतरीन एकेडमी में ट्रेनिंग करोगे। इसके बाद मैं फ्रॉस्ट के पास जाता हूँ। एक बात करनी थी, फिलहाल मेरे पास पर्याप्त डीमन क्रिस्टल्स नहीं है। मैं एकेडमी के टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल करवाने का खर्च उठाने के लिए कुछ क्रिस्टल्स उधार लेना चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता होता है कि फ्रॉस्ट का फैमिली डीमन रियलम की सबसे बड़ी मर्चेंट गिल्ड्स में से एक चलाता है। यह सुनते ही फ्रॉस्ट की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ जाती है। तुम्हें मैं जितने चाहिए मेरे पास हैं। जिस पर मैं कहता हूँ, शुरुआत के लिए 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स। फ्रॉस्ट 1 सेकंड की भी देरी नहीं करती। हो गया, मैं उन्हें तुरंत पहुंचाने का इंतजाम करती हूँ। बहुत बढ़िया, जैसे ही मेरा स्टूडेंट यहाँ पहुंचेगा मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। जिस पर फ्रॉस्ट हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? और वैसे भी ये बच्चों के लिए है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद वह एलआरए और मोची के पास चली जाती है। आज से आंट फ्रॉस्ट खुद तुम्हें एकेडमी छोड़ने और वापस लाने आएगी, कैसा रहेगा? यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। यस आंट फ्रॉस्ट, अब आप अपना फैसला बदल नहीं सकती। जिस पर मैं जल्दी से बोल पड़ता हूँ, मोची, आंट फ्रॉस्ट को परेशान मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारा डैड अभी भी है। लेकिन मोची तुरंत फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ लेती है। मुझे आंट फ्रॉस्ट चाहिए। जब आंट फ्रॉस्ट साथ होती हैं तो मैं स्वादिष्ट खाना भी खा सकती हूँ और कल्टीवेट भी कर सकती हूँ। यह सुनकर एलआरए आगे बढ़ती है और मोची के गोल मटोल गाल को खींचते हुए कहती है, तुम छोटी फूडी, क्या तुम सिर्फ कल्चरेशन पर फोकस नहीं कर सकती? क्या तुम्हें जल्दी से ग्रैंड एम्परर रियलम तक नहीं पहुंचना? जिस पर मोची होंठ फुलाकर कहती है, मैंने नोटिस किया है कि जब मैं खाते हुए कल्टीवेट करती हूँ तो मेरी कल्चरेशन स्पीड नॉर्मल से ज्यादा तेज हो जाती है। यकीन नहीं है तो देखो। यह कहकर वह एक ठंडा वाटरमेलन निकालती है और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर देती है। कुछ ही पल बाद वहां मौजूद सभी लोग शॉक में चुप हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। जिस पर मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता हूँ, मोची, एक बार फिर कल्टीवेट करो, मुझे खुद देखना है। कुछ देर बाद मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। यह बात कंफर्म हो जाती है कि मोची का स्पिरिट रूट खाते समय सच में ग्रो करता है। जिस पर मैं सिर खुजलाते हुए कहता हूँ, तो फिर मोची, आज से तुम खाते हुए ही कल्टीवेट करोगी। इसके बाद मैं फ्रॉस्ट की तरफ मुड़ता हूँ। उसे इतना अच्छा खाना तुम ही खिला रही थी, है ना? यह सुनते ही मोची समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। जिस पर वह तुरंत फ्रॉस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। आंट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ मत कहना। अगर आंट फ्रॉस्ट नहीं होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं इस तरह कल्टीवेट कर सकती हूँ। यह सुनकर फ्रॉस्ट की आंखें नरम पड़ जाती हैं और उसके दिल में एक ख्याल आता है, काश यह बच्ची मेरी होती। जिस पर मैं थोड़ा असहज होकर सिर खुजलाता हूँ। मैं आंट फ्रॉस्ट की बुराई नहीं कर रहा था, मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा था। यह सुनकर फ्रॉस्ट मुस्कुरा देती है। ओह, तो थैंक यू के साथ
रिवॉर्ड भी होना चाहिए। मैं फ्रॉस्ट की तरफ देखकर पूछता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर फ्रॉस्ट के चेहरे पर अचानक खुशी फैल जाती है। क्या तुम सच में सीरियस हो? मैं सिर हिलाता हूँ। उधर जेफर ये सब देखकर फिर से अपनी चालाक मुस्कान दिखाता है। फ्रॉस्ट, मैं तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूँ। लेकिन फ्रॉस्ट, जो आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करती, धीमी आवाज में कहती है, तो बस मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दो। यह सुनकर मैं उसे एक नए नजरिए से देखने लगता हूँ। ठीक है, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। जिस पर फ्रॉस्ट का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई मीठी चीज खा ली हो। ठीक है मोची, एला रे, आंट फ्रॉस्ट के साथ चलो। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ चीजें तैयार की हैं शैडो विलो एकेडमी में, वे तुम्हारे काफी काम आएंगी। इसके बाद वह दोनों लड़कियों को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। यह देखकर जफर अविश्वास से सिर हिलाता है। वाह, ये तो कमाल है। क्या ये सच में वही फ्रॉस्ट है जिसे हम जानते हैं? इसमें तो पूरी मेंटर मॉम वाली वाइब आ रही है। जिस पर मैं जेफर की तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच कहूं तो फ्रॉस्ट का यह रूप मुझे भी काफी हैरान कर देता है। जेफर यह देखकर मुस्कुरा देता है। हाँ, यही तो फ्रॉस्ट है। कमाल, सच में कमाल। करीब आधे घंटे बाद एक कमरे के अंदर एला रे सोच में डूबी हुई मोची को देख रही होती है। तुम सच में आंट फ्रॉस्ट बहुत पसंद है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हें अच्छा खाना देती है? एला रे जानती है कि उसकी छोटी बहन अब अपनी खुद की सोच विकसित करने लगी है। जिस पर मोची धीरे से कहती है, एला रे, मुझे फील होता है कि आंट फ्रॉस्ट मेरी उतनी ही केयर करती हैं जितनी डैड करते हैं, शायद मदर से भी ज्यादा। यह कहते हुए उसके होंठ भींच जाते हैं और वह नीचे देखने लगती है। मदर हमेशा कल्चरेशन में बिजी रहती थीं। उन्होंने हमारे साथ बहुत कम समय बिताया। यह सुनकर एला रे कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। फिर मोची अचानक सिर उठाती है और उसकी आंखें नम दिखाई देती हैं। एला रे, जब मैं आंट फ्रॉस्ट के साथ होती हूँ तो मुझे मदर की उतनी याद नहीं आती। अपनी छोटी बहन को लगभग रोते हुए देखकर एला रे तुरंत आगे बढ़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। तो फिर आज से हम आंट फ्रॉस्ट के साथ बिताए हर पल को ट्रेजर करेंगे, मदर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगली सुबह जब मैं अपनी बेटियों के साथ शैडो विलो एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा होता हूँ, तभी मेरी नजर सेना पर पड़ती है। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? यह सुनते ही सेना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैं सच में? जिस पर मैं कहता हूँ, मैंने शैडो विलो एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस से कहा था कि मेरी बेटियां वहां ट्रेनिंग करेंगी। बस मेरी बेटी बनकर रहना, फिर तुम भी उनके टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकोगी। क्या यह सच में ठीक रहेगा? मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एम्बैरस करूंगी। लेकिन सेना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मैं उसे रोक देता हूँ। फैसला हो चुका है, एलआरए के पास रहना, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकोगी। सेना ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। जिस पर वह पूरे 90 डिग्री झुककर कहती है, थैंक यू सर। उसी समय यारा वहां आ जाती है। ब्रोदर इन लॉ, मेरे मास्टर और मैंने वो ट्रांजिट तैयार कर लिया है जिसकी आपको जरूरत थी। क्या आज दोनों तरफ उसे डिप्लॉय कर दें? हाँ। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। असल में यारा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम भी शैडो विलो एकेडमी ज्वाइन कर लो। उस आइडेंटिटी के साथ तुम भी टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकोगी और ग्रैंड एम्परर रेयर में बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगी। यह सुनते ही यारा का चेहरा लाल हो जाता है। यह सही नहीं लगेगा, मेरी उम्र में मैं आपकी बेटी कैसे बन सकती हूँ? जिस पर जेफर मुस्कुराते हुए आगे झुकता है। तुम्हारी हिम्मत अब मेरी बराबरी करने लगी है। मैं अभी से उस बूढ़ी लोमड़ी का चेहरा इमेजिन कर सकता हूँ जब वह तुम्हें इतनी सारी बेटियों के साथ अंदर आते हुए देखेगा। मैं जेफर को घूर कर देखता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी बेटियों को एकेडमी ला रहा हूँ। मैंने ये नहीं बताया था कि उनकी संख्या कितनी है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। उधर एम्बर देखती है कि यारा अभी भी झिझक रही है, जिस पर वह जल्दी से कहती है, मेरी स्टूडेंट, तुरंत हाँ कह दो। आखिरकार 1 से 300 का टाइम एक्सेलरेशन कोई छोटी चीज नहीं होती। जिस पर जेफर तुरंत कहता है, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं है तो तुम भी मेरी बेटी बनने का नाटक कर सकते हो। रहने दो, मैं इससे दूर ही रहूंगा। इसके कुछ पल बाद यारा अपने दांत भींचती है और आखिरकार फैसला लेती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। करीब 15 मिनट बाद पूरा ग्रुप शैडो विलो एकेडमी पहुंच जाता है, जिस पर लूना खुद बाहर आकर उनका स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी महिलाओं की भीड़ पर पड़ती है, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। जिस पर मैं फ्रॉस्ट को छोड़कर बाकी सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, ये सब मेरी बेटियां हैं। कल रात हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक इन्हें रजिस्टर करवाकर एकेडमी में एडमिट करवा दीजिए। यह सुनते ही लूना का जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना है। ये सब तुम्हारी बेटियां हैं? लूना पूरे 2.5 मिनट तक वहीं जड़ होकर खड़ी रहती है, जिसके बाद वह आखिरकार बोल पाती है, तुम मुझे बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हो। कल रात मुझे लगा था कि तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है। यह सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। ओह, तो अब आप अपनी बात से पीछे हटने का सोच रही हैं? जिस पर लूना के होंठ फड़कने लगते हैं। वह जानती है कि गलती उसकी है और लड़ाई में भी वह जीत नहीं सकती। उधर जेफर तुरंत समझ जाता है कि यह बूढ़ी लोमड़ी आखिर किस बात को लेकर परेशान है। जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, लूना, मुझे पता है कि इस उम्र में तुम्हें अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे सबका फायदा होगा। सुनना चाहोगी? यह सुनते ही लूना जल्दी से सिर हिला देती है। जिस पर जेफर उसके करीब जाकर धीरे से फुसफुसाता है, जब किसी और की जिंदगी मुश्किल बनाई जा सकती हो तो खुद को मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है। ये शब्द लून के दिमाग में बिजली की तरह गिरते हैं। अचानक उसकी सोच की दुनिया ही बदल जाती है, जिस पर वह तुरंत अपना रवैया बदल लेती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिप्टी हेडमास्टर वेक्स को ढूंढो, वह सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां से जाते हैं, लूना तुरंत एक सोल मैसेज भेजकर पूरा झंझट वेक्स के सिर पर डाल देती है। इसके बाद वह खुद ही हल्का सा शर्मा जाती है। सच कहें तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भी ऐसा कुछ करेगी, लेकिन उसे यह मानना पड़ता है कि यह एहसास
काफी अच्छा लग रहा है। उधर वैक्स को जैसे ही आदेश मिलता है उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल जब वह मुझे पूरे ग्रुप के साथ अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान आ जाती है। हेडमिस्ट्रेस ने मुझे सब बता दिया है। फिर वह तुरंत जोड़ता है, असल में नहीं, ये तो पूरी तरह मेरा ही आइडिया था, मैं अभी सब कुछ आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। कुछ देर बाद वैक्स 4 आइडेंटिटी टोकन्स मेरी तरफ बढ़ाता है। उसके चेहरे पर वही खुश करने वाली मुस्कान बनी रहती है। ये सिर्फ आपकी बेटियों की आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, इनमें कई उपयोगी फंक्शंस भी हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर फीचर्स अनलॉक करने के लिए विलो पॉइंट्स चाहिए होंगे। जिस पर मैं पूछता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चे जब चाहें टाइम ट्रेजर इस्तेमाल कर सकें तो वैक्स तुरंत जवाब देता है, मैंने पहले ही चारों टोकन्स अपग्रेड कर दिए हैं, वे कभी भी और कहीं से भी टाइम टावर एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर वे बिना बाहर निकले लंबे समय तक अंदर रहना चाहती हैं तो उन्हें पर्याप्त विलो क्रेडिट्स की जरूरत होगी। यह सुनकर फ्रॉस्ट आगे बढ़ती है, तो बताइए बच्चों को वहां अनिश्चित समय तक रखने के लिए कितने डीमन क्रिस्टल्स लगेंगे? जिस पर वैक्स एक उंगली उठाता है, हर व्यक्ति के लिए 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स। यह सुनते ही सेना लगभग गिर पड़ती है। 100 मिलियन टॉप ग्रेड डीमन क्रिस्टल्स, यह तो एक सीजन पी ग्रैंड एम्परर की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर होता है। लेकिन अगले ही पल वह फ्रॉस्ट को एक स्टोरेज रिंग सीधे वैक्स की तरफ फेंकते हुए देखती है। इसके अंदर 1 बिलियन डीमन क्रिस्टल्स हैं। एकेडमी को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए क्रिस्टल्स हों उन्हें डोनेशन मान लेना, कुछ और क्लासरूम्स बनवा देना। यह सुनकर मैं और मोची एक साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंट फ्रॉस्ट तो बहुत रिच हैं। उधर मैं तुरंत जेफर को एक सोल मैसेज भेजता हूँ, क्या फ्रॉस्ट का बिजनेस सच में इतना बढ़ गया है? मुझे याद नहीं कि उसके पास पहले इतना पैसा था। उसने तो बिना पलक झपकाए 1 बिलियन निकाल दिया। जिस पर जेफर थकी हुई सांस छोड़ते हुए जवाब देता है, पहले उसकी सारी एनर्जी तुम्हारे पीछे भागने में लगती थी, वह अपने बिजनेस को बस चलने देती थी। लेकिन जिस 1000 साल के दौरान तुम गायब रहे, उसने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और सीधे डीमन रियलम की टॉप 10 पावर रैंकिंग्स में पहुंच गई। उसी समय वैक्स आखिरकार रियलिटी में वापस आता है। यह तो कमाल है। ठीक है, मैं अभी चारों टोकन्स को मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर देता हूँ। यह कहकर वह तेजी से वहां से निकल जाता है। जिस पर मैं फ्रॉस्ट की तरफ देखकर ईमानदारी से कहता हूँ, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट के चेहरे पर एक नरम और गर्म मुस्कान फैल जाती है। ये कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें कभी और डीमन क्रिस्टल्स चाहिए हो तो बस कह देना, हम हमेशा अरेंज कर देंगे। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी भावना पैदा होती है। शायद मैं इतने समय से फ्रॉस्ट के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त रहा था। उसी समय जेफर की आवाज फिर मेरे कानों में पड़ती है, लेकिन इस बार मैं कोई बहस नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे फ्रॉस्ट को अपने करीब आने दे रहा हूँ। कुछ देर बाद वैक्स वापस दौड़ता हुआ आता है। मैंने सभी टोकन्स में डीमन क्रिस्टल्स लोड कर दिए हैं। अब से आपकी बेटियों को सिर्फ फ्लो ग्राउंड्स के अंदर टोकन में अपनी इंटेंट चैनल करनी होगी और टाइम ट्रेजर एक्टिवेट हो जाएगा। जिस पर मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। इसके बाद वैक्स वही खुशामदी मुस्कान लेकर LRA और बाकी लड़कियों के पास जाता है। अगर एकेडमी में कभी कोई ऐसी परेशानी आए जिसे तुम संभाल न सको तो सीधे मेरे पास आना। कुछ समय बाद मैं लड़कियों को लेकर फ्लो ग्राउंड्स के अंदर पहुंचता हूँ। हमारे सामने खड़ा टाइम टावर बेहद घनी और शक्तिशाली एनर्जी छोड़ रहा होता है। यह देखकर मैं सच में प्रभावित हो जाता हूँ। अंदर जाओ और इसे खुद एक्सपीरियंस करो। ध्यान रखना कि सबसे ऊपर वाली फ्लोर तक जाना, वहीं कल्चरेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। चारों लड़कियां गंभीरता से सिर हिलाती हैं। अगले ही पल चारों गायब हो जाती हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वे फिर से मेरे सामने प्रकट हो जाती हैं। अंदर कैसा था? जिस पर LRA, सेना और यारा मुस्कुराने लगती हैं। कमाल था। लेकिन मोची मुंह फुलाकर ऊपर देखती है। डैड, मोची वहां इतने बड़े स्पेस में बिल्कुल अकेली थी। मुझे थोड़ा सैड फील हुआ। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मोची के थोड़ा बड़ा होने तक इंतजार करेंगे, फिर यहाँ ट्रेनिंग करने आएंगे। यह सुनते ही मोची खुशी से चमक उठती है। इसके बाद मैं सभी की तरफ देखकर कहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, टाइम ट्रेजर पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड मत होना। सुबह क्लासेस अटेंड करना, दोपहर में यहाँ आकर कल्टीवेट करना और शाम को ट्रांजिट करके घर वापस जाकर आराम करना। तीनों ध्यान से सिर हिलाती हैं। फिर वे उत्साह के साथ दोबारा टाइम टावर में चली जाती हैं। शाम होने तक जब LRA और बाकी लड़कियां कोर्टयार्ड में वापस लौटती हैं तो उनका दबा हुआ एक्साइटमेंट आखिरकार बाहर आ जाता है। जिस पर सेना सबसे पहले चिल्लाती है, मैंने पूरे 3 कल्चरेशन लेवल्स ब्रेक थ्रू कर लिए। ये एहसास कमाल का था। इसके बाद यारा गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने सिर्फ एक माइनर लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, मैंने वो फॉर्मेशन टेक्निक भी क्रैक कर ली जिसमें मैं कई सालों से फंसी हुई थी। LRA भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने भी 3 लेवल्स ब्रेक थ्रू किए। लेकिन जहां तीनों अपनी खुशी में डूबी होती हैं, वहीं सीन अचानक सेलेस्टियल रियलम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक प्राइवेट रेसिडेंस के अंदर रेन बेचैनी से पूछता है, अंकल रेक्स, क्या आंटी यारा ने अभी तक कॉल पिक नहीं किया? वह अपनी बहन के सामने शेखी बघारने के लिए लगभग बेचैन हो रहा होता है। जिस पर रेक्स पूछता है, वह शायद बिजी होगी, लेकिन तुम उसे क्या बताने के लिए इतने उतावले हो? यह सुनकर रेन कान से कान तक मुस्कुराने लगता है। अंकल रेक्स, आज मैं आखिरकार सफल हो गया। मैं सेलेस्टियल रियलम की सबसे बेहतरीन एकेडमी वर्डेंट एकेडमी में ज्वाइन हो गया हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उनके 1 to 30 टाइम एक्सेलरेशन ट्रेनिंग स्पेस में पूरे 2 घंटे बिताए और मैंने सीधे एक पूरा माइनर कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। ये बिल्कुल अनरियल था। यह सुनते ही रेक्स तुरंत समझ जाता है कि रेन असल में क्या दिखाना चाहता है। जिस पर वह थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। तुम्हारी मदर भी कमाल है, उसने सच में तुम्हें वर्डेंट एकेडमी में पहुंचाने के लिए काफी कनेक्शंस इस्तेमाल किए होंगे। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, वैसे क्या तुम अपनी एकेडमी में सेलेस्ट नाम की किसी टीचर
टीचर को जानते हो? यह सुनकर रेन हैरान रह जाता है। मजाक कर रहे हैं क्या? वह पूरी एकेडमी की सबसे पॉपुलर टीचर है। जिस पर रेक्स लंबी कराह भरता है। वह मेरी ड्रीम वुमन है। फिर वह भारी सांस छोड़ता है। कितना दुखद है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी उसके साथ मौका मिलेगा। यह सुनकर रेन तुरंत उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। अंकल रेक्स, जहां तक मैंने देखा है सेलेस्ट अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है। आपके पास अभी भी चांस है। लेकिन रेक्स फिर से भारी सांस छोड़ता है। रेन, तुम अभी छोटे हो। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो तुम नहीं समझते। सेलेस्ट क्लेन से आती है। वह सेलेस्टियल रियलम के सबसे शक्तिशाली फैमिलीज में से एक है और मेरा बैकग्राउंड उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी सिचुएशन लगभग 0 चांस वाली है। यह कहते हुए उसका मन करता है कि वह खुद को एक थप्पड़ मार ले। अगर उसने उस समय परफेक्ट ब्रदर इन लॉ वाला कनेक्शन मजबूत कर लिया होता तो शायद सेलेस्ट उसकी रीच से बाहर नहीं होती। लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक सोल मैसेज कनेक्शन एक्टिवेट होता है। यारा, वहां सब कैसा चल रहा है? जिस पर यारा की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई देती है। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट होती है। मेरे साथ क्या चल रहा होगा? ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर रेक्स होंठ फुलाते हुए कहता है, यारा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती? और वैसे भी रेन अपनी बहन से बात करना चाहता है। जिस पर रेन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अंदर घुसता है और कहता है, आंट यारा, क्या मेरी सिस्टर यहाँ है? लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब दे पाता, तभी एक दूसरी आवाज बीच में सुनाई देती है। क्या चाहिए तुम्हें? सीधे मुद्दे पर आओ। अपनी सिस्टर की आवाज सुनते ही रेन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। एलारे, सुनो, आज मेरा वर्डेंट एकेडमी में एडमिशन हो गया है और मैंने वहां के 1 से 30 टाइम एक्सेलरेशन ट्रेजर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक दोपहर में ही मैंने एक पूरा माइनर कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर एलआरए के होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं। ओह, सच में काफी इंप्रेसिव है। अपनी सिस्टर से इतनी सी तारीफ सुनकर भी रेन गर्व से भर जाता है। हाँ, ये सब मदर की वजह से हुआ है। यह सुनते ही एलआरए का मूड तुरंत बदल जाता है। रेन, लगता है तुम्हें अब मुझे अपनी सिस्टर मानने की जरूरत नहीं रही। आखिर तुम बार बार मेरे सामने उसका जिक्र क्यों करते रहते हो? जिस पर रेन का गुस्सा भी भड़क उठता है। एलआरए, चाहे तुम मुझे अपना भाई मानो या नहीं, मैं फिर भी यह बात कहूंगा, अगर तुम डीमन रियल में ऐसे ही मदर जैसे रिसोर्सेज के बिना रहती रही तो हमारे बीच का गैप सिर्फ बढ़ता जाएगा। अगर भरोसा नहीं है तो 2 महीने बाद मैं खुद डीमन रियलम आकर तुम्हें दिखा दूंगा। जिस पर एलआरए जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका यह लापरवाह छोटा भाई सच में यहाँ आने का प्लान बना रहा है, उसके होंठ फिर से मुस्कुरा उठते हैं। जब चाहो आ जाना, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। बस उम्मीद है कि तुम बहुत देर से नहीं आओगे, तब तक शायद मोची भी तुमसे आगे निकल जाए। इसके साथ ही सोल मैसेज खत्म हो जाता है। जिस पर रेन पूरी तरह भड़क चुका होता है और खुद को अभी इसी वक्त डीमन रियलम की तरफ निकलने से मुश्किल से रोक पाता है। वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल रियलम के एक भव्य हॉल के अंदर सेराफिन, आज रेन का वर्डेंट एकेडमी में एडमिशन हो गया है। वह जरूर बहुत खुश होगा, है ना? जिस पर सेराफिन सम्मान के साथ अपने हाथ जोड़ती है। यह सब मास्टर की व्यवस्था की वजह से हुआ है। मैंने तो बस संदेश पहुंचाया था। जिसके जवाब में साइलवारा कहती है, उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन असली वजह तुम्हारा टैलेंट है। तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी इतनी डरावनी है कि वे खुद उससे भय खाते हैं। भविष्य में तुम जिस ऊंचाई तक पहुंच सकती हो वह उनकी इमेजिनेशन से भी परे है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान आती है। लेकिन यही टैलेंट अब एक नई समस्या भी बन चुका है। कृपया मास्टर आगे बताइए। जिस पर सिल्वारा कहती है, समस्या यही है कि तुम्हारा टैलेंट जरूरत से ज्यादा असाधारण है। अगर तुम्हें बिना रोक टोक बढ़ने दिया गया तो एक दिन तुम सेलेस्टियल रियलम में उनकी पोजीशन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हो। इसलिए कई पावरफुल क्लैन समय रहते तुम्हारे साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। यह सुनते ही सेराफिन के चेहरे का रंग बदल जाता है। मास्टर, आपने तो कहा था कि मेरी स्थिति में किसी को रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। लेकिन साइलवारा तुरंत उसकी बात काट देती है। सेराफिन, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैंने क्लैंस के सामने यही चिंता रखी थी। शुरुआत में वे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद मैं उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज पर राजी कर पाई और यह नादिशा है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भी फायदेमंद है। जिस पर सेराफिन गहरी सांस लेकर पूछती है, और उन्हें आखिर चाहिए क्या? अगर तुम उनके क्लैंस के 2 लोगों को अपना डायरेक्ट डिसिपल बना लो तो इससे तुम्हारे और उनके परिवारों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाएगा, इतना कि वे निश्चिंत हो जाएं। सेराफिन कुछ देर शांत रहती है, फिर वह कहती है, ठीक है, मैं मास्टर की इच्छा के अनुसार चलूंगी। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर यह मामला निपटाती हूँ। यह कहकर साइलवारा वहां से मुड़ जाती है। जिस पर उसके चेहरे पर एक ठंडी और चालाक मुस्कान फैल जाती है। सेराफिन, तुम कभी भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाओगी। वहीं डीमन रियल में 2 शांत और सुखद दिनों के बाद फ्रॉस्ट मेरे पास आती है। मुझे शायद कुछ दिनों के लिए अपने क्लैन वापस जाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम है। मैं कितने समय तक बाहर रहूंगी ये अभी तय नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी कसक उठती है। पुराना मैं तो उसे जाते देखकर खुश हो जाता। ठीक है, लेकिन जब काम खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। जिस पर फ्रॉस्ट के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। उसे फील होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत नोटिस की जाने लगी है। फिर मैं कहता हूँ, जाने से पहले मोची से जरूर मिल लेना। इन दिनों एकेडमी से लौटते ही सबसे पहले वह तुम्हें ढूंढती है। अब तो पहले मेरे पास भी नहीं आती। जिस पर फ्रॉस्ट अपने हाथ के पीछे हल्के से हंसती है। पूरा दिन एकेडमी में रहने के बाद उसे अच्छा खाना खाने का मन करता होगा, इसलिए घर लौटते ही मेरे पास आती है। मैं अजीब सी हंसी हंस देता हूँ। ठीक है, यह बात भी सही है। इसके बाद मैं गंभीर होकर कहता हूँ, अगर वहां किसी ऐसी समस्या में फंस जाओ जिसे तुम संभाल न सको तो मुझे सोल मैसेज भेज देना। जिस पर फ्रॉस्ट धीरे से सिर हिला देती है। वह किसी ऐसी लड़की जैसी लग रही होती है जो अपने दिल में कोई खास बात छुपाकर बैठी हो। लेकिन तभी पास में खड़ा जेफर अपनी वही शरारती मुस्कान लिए अचानक आसमान की तरफ देखता है। ओह, लगता है स्टूडेंट आखिरकार पहुंच गया। अब मजा आएगा।